नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक अधिकारी चैनल पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्लास नंबर 5। जो यहाँ हमने टॉपिक लिया वो है आपका वाक्य शुद्धिकरण सेट 1। दोस्तों इन वाक्यों में या तो आपको जो गलती दी हो सकती है, या तो आपको वर्तनी की गलती दी हो सकती है, कहीं मात्रा की गलती हो सकती है, या फिर कहीं कोई वर्ड आपका छूटा हुआ होगा जिसकी वजह से वाक्य पूरा नहीं बन रहा होगा, या फिर आपको व्याकरण की कहीं ना कहीं मिस्टेक मिल सकती है। तो दोस्तों आपको हर एक वाक्य को ध्यान से पढ़ना है और फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि कौन से वाक्य में आपका एरर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं नोट क्या लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए प्रश्न में वाक्य को 5 हिस्सों ए, बी, सी, डी और ई से अंकित किया गया है। इन वाक्यों में व्याकरण संबंधी या वर्तनी संबंधी त्रुटि हो सकती है। अगर त्रुटि होगी तो किसी भी एक वाक्य में होगी। दोस्तों मैंने यहाँ बहुत ही सिंपल वाक्य लिए हैं, आपको एक ही बार में पढ़ने से समझ आ जाएगा कि हाँ इस वाक्य में आपकी गलती लग रही है। तो आपका उस वाक्य को अपने उत्तर के रूप में अंकित करना है। आपको वाक्य को ध्यान से पढ़ना है। अगर आप चाहें तो एक बार फ्लो में वाक्य को पढ़ सकते हैं और उसके बाद हर एक वाक्य को, जिस तरह मैंने वाक्य को तोड़ तोड़ कर लिखा हुआ, आप भी उसी तरह से वाक्य को तोड़ तोड़ कर पढ़िए। कोशिश कीजिए अपना एरर फाइंड आउट करने की, अपना आंसर निकालने की। ठीक है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन में टाइम लीजिए। पहले कोशिश करिए कि आप खुद ही अटेम्प्ट करें, फिर बाद में हम साथ मिलकर अटेम्प्ट करेंगे। तो दोस्तों अटेम्प्ट कीजिए पहला क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं। व्यक्ति पर किसी भी नियम का बंधन या किसी भी प्रकार के कर्तव्यों का दायित्व नहीं था। इसका मतलब पास्ट की बात कर रहा है कि पास्ट में ऐसा था, किंतु इतना स्वतंत्र और निरंकुश होने पर भी मानव प्रसन्न नहीं था। आपसी टकराव होना था, अधिकार एवं कर्तव्यों में संघर्ष होता था और नियमों की कमी भी उसे खलती थी। धीरे धीरे उसकी अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज और राज्य का उद्भव और विकास हुआ। यहाँ भी दोस्तों पास्ट में बात हो रही है, यहाँ भी पास्ट में बात हो रही है, यहाँ भी पास्ट में बात हो रही है, और ये पास्ट के बाद कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, बात यहाँ भी पास्ट में हो रही है। अगर हम एक फ्लो में देखें तो वाक्य में हमें कोई भी मिस्टेक नहीं लग रही, लेकिन हम वाक्य को दोबारा ध्यान से पढ़ेंगे कि कुछ तो मिस्टेक है, कुछ तो मिस्टेक है वाक्य में। वो क्या है, चलो देखते हैं कि व्यक्ति पर किसी भी नियम का बंधन या किसी प्रकार के कर्तव्यों का दायित्व नहीं था। ठीक है, किंतु इतना स्वतंत्र और निरंकुश होने पर भी मानव प्रसन्न नहीं था। ठीक है, आपसी टकराव होना था, अधिकारों कर्तव्यों में संघर्ष होता था। हाँ, होता था बिल्कुल। ये देखो दोस्तों, ये आपकी मिस्टेक मिल गई हमें। होना था, यहाँ फ्यूचर की बात नहीं हो रही, यहाँ तो ऑलरेडी वो पास्ट की बात कर रहा है कि भाई वहाँ ऐसा होता था कि लोगों में आपसी टकराव होता था। जब कुछ नियम, जब हम अगर किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, अगर वहाँ के कुछ नियम नहीं होंगे, कुछ कानून नहीं होंगे, किसी भी रूल्स के थ्रू हमें अगर बाध्य नहीं किया गया होगा तो हम काम नहीं करेंगे, हम अपनी मनमर्जी से काम करेंगे। अगर जब इंसान की खुद की मनमर्जी होती है तो जायज़ सी बात है कि आपके विभाग के बीच में आपका टकराव बनेगा ही बनेगा। तो किसी भी विभाग को चलाने के लिए, किसी भी समाज को चलाने के लिए, किसी भी सभ्यता को चलाने के लिए जरूरी है कि वहाँ नियमों का उद्भव और विकास हो। नियम वहाँ पर आने चाहिए कि लोगों को नियम से बांध दिया जाना चाहिए कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। जिस तरह पुराने समय में हमारे वर्ण में लोगों को बांट दिया गया था कि भाई जो क्षत्रिय हैं उनको सिर्फ रक्षा का काम ही करना है, जो व्यापारी लोग हैं, जो वैश्य वर्ग हैं, उनको सिर्फ व्यापार का काम करना है, जो ब्राह्मण है उनको सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है। तो इस तरह से हर एक इंसान के अपने अपने नियम बांट दिए गए थे। तो यहाँ पे राइटर वही बात कहना चाह रहा है कि आपसी टकराव वहां पर होता था, इसी वजह से नियमों का हमारे समाज के कुछ नियम बनाए गए। तो यहाँ आपका जो दोस्तों एरर आएगा वो आपका होता लिखा आएगा। दोस्तों हिंदी की राइटिंग मेरी थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा खराब है, तो आप समझ लीजिए। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन आएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्तों मैंने बिल्कुल एंड में इनके आंसर भी लिखे हुए, आप वहाँ से हर एक क्वेश्चन को आप मैच कर सकते हैं क्लास खत्म होने के बाद, जब हमारी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पढ़िए, टाइम लीजिए। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि समय पर किया गया हर कार्य सफलता में परिवर्तित हो जाता है। समय बीतने पर
जबकि समय बीतने पर विशेष प्रयत्नों के बाद भी उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। ठीक है, समय के मूल्य को आधुनिक काल में ही पहचाना जाता है। यदि समय रहते कार्य किया जाए तो विपत्ति को दूर से ही टाला जा सकता है। ठीक है, इसलिए समय के मूल्य को समझकर कार्य करना चाहिए। अपने जीवन में समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर समय की महत्ता को बता रहा है कि समय की क्या महत्ता हमारे जीवन में। अगर हम देखें तो एक फ्लो में हमें वाक्य में एरर नहीं दिखाई दिया। दोबारा पढ़ते हैं कि समय पर किया गया हर कार्य सफलता में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम आज बहुत बहुत ही गहन तरीके से अगर हम मेहनत करेंगे तो जायज़ सी बात है हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी, अगर हमने जो मेहनत की है वो एक डायरेक्शन में हो। ठीक है दोस्तों, अगर हम एक टारगेट सेट करके एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर कुछ चीज़ों को उठाकर कुछ चीज़ों को कंटिन्यू पढ़कर हमें सफलता मिल सकती है, ये बात श्योर है। ठीक है, जबकि समय बीतने पर विशेष प्रयत्नों के बाद भी उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। दोस्तों हमारे एग्जाम में बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी होते हैं जिनका एज का लास्ट अटेम्प्ट होता है कि वो उनके पास वो सिर्फ आखिरी चांस होता है, देन उसके बाद वो अटेम्प्ट नहीं दे सकते, बैंकिंग का अटेम्प्ट नहीं दे सकते। जो भी हमें छूट मिली है उनको मिला के हटा के जैसे भी आप सोच सकते हैं। अगर हमारा किसी का लास्ट अटेम्प्ट है और हमने उस समय भी अगर मेहनत नहीं की तो राइटर यहाँ पर वही बात कहना चाह रहा है कि जबकि समय बीतने पर विशेष प्रयत्नों के बाद भी उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। अगर हमने लास्ट अटेम्प्ट में भी मेहनत नहीं की तो हमें सफलता नहीं मिल सकती हमारे उस बैंकिंग सेक्टर में, हमारे उस पर्टिकुलर सेक्टर में। ठीक है दोस्तों, तो राइटर भी यहाँ वही बात कहना चाह रहा है। समय के मूल्य को आधुनिक काल में ही पहचाना जाता है। आधुनिक काल में, आधुनिक काल, पौराणिक काल, यहाँ तो कुछ ऐसी बात ही नहीं हो रही। राइटर यहाँ तो कुछ इस तरह से कहना नहीं चाह रहा। यहाँ पर तो राइटर सिर्फ समय की महत्ता को समझाना चाह रहा है कि भाई समय आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन आधुनिक काल तो यहाँ नहीं आएगा ना, आधुनिक काल तो नहीं आएगा। यदि समय रहते कार्य किया जाए तो विपत्ति को दूर से ही टाला जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ आपका क्या आएगा, यहाँ आपका विपत्ति काल आएगा। नेक्स्ट वाले वाक्य में राइटर ने बता दिया है कि भाई मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूं। तो यहां जो दोस्तों आपका आएगा विपत्ति काल या आपका आपत्ति काल आ सकता है। आपत्ति काल। ठीक है दोस्तों, कि हमें जब समय की पहचान करनी होती है कि समय हमारे विपरीत है या हमारे साथ में है तो कब आएगा ये आपत्ति। जायज सी बात है कि जब आप किसी संकट की घड़ी में फंसे होंगे तभी आपको यह आएगा कि यार समय मेरे हिसाब से चल नहीं रहा है। जब आप बहुत खुश होंगे तो आपको यह लगेगा कि हाँ यार समय मेरे हिसाब से चल रहा है। समय को छोड़िए, हम एक और एग्जांपल लेते हैं इंसान की पहचान का। दोस्तों किसी भी इंसान की पहचान जब होती है जब आप विपत्ति काल में होते हैं, जब आप आपत्ति काल में होते हैं, जब आप संकट की घड़ी में फंसे होते हैं, तभी आपको अपने और पराये की पहचान होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके अपने भी पराये हो जाते हैं और पराये भी अपने हो जाते हैं उस विपत्ति काल में या उस संकट की घड़ी में, उस आपत्ति काल में। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन बन रहा है वो आपका ऑप्शन सी बन रहा है कि समय के मूल्य को आपत्ति काल या विपत्ति काल में ही पहचाना जाता है। यदि समय रहते कार्य किया जाए तो विपत्ति को दूर से ही टाला जा सकता है। इसलिए समय के मूल्य को समझकर हमें कार्य करना चाहिए। अपने जीवन में हमें समय को नष्ट नहीं करना चाहिए, समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम लीजिए, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि आज अधिकतर उद्योग एवं कारखाने नगरों में लगे हैं। ठीक है, सरकारी कामकाज के कार्यालय भी नगरों में ही हैं। ठीक है, अधिकतर गांवों में परिवहन एवं संचार के साधन भी उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे दोस्तों कंपैरिजन करके बता रहा है। यहाँ पे नगर की बात कर रहा है, दूसरी तरफ गांवों की बात कर रहा है। ठीक है, साक्षरता एवं शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु यह आवश्यक है कि उद्योग एवं सरकारी गांवों की ओर चले। यदि ऐसा होता है तो एक नहीं अनेक हरित क्रांतियां देश को खुशहाल बनाएंगी। ठीक है भाई, एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आज अधिकतर उद्योग एवं कारखाने नगरों में लगे हैं। ठीक है भाई, लगे हैं। ओके, सरकारी कामकाज के कार्यालय भी नगरों में ही हैं। ओके, अधिकतर गांवों में परिवहन एवं संचार के साधन भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, साक्षरता एवं शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु यह आवश्यक है कि उद्योग एवं सरकारी गांवों की ओर चलें। सरकारी गांवों की ओर चलें या सरकारी कार्यालय, यहां पर बात कर रहा है ना उद्योग की या सरकारी कामकाज के कार्यालयों की।
तो राइटर यहाँ वही बात कहना चाह रहा है कि उद्योग एवं सरकारी कार्यालय गांव की ओर चले, ताकि वो गांव में रहकर गांव के विकास को समझ सके, गांव की पृष्ठभूमि को समझ सके कि गांव की लाइफ कैसी होती है, गांव के लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। नगरों में दोस्तों मोस्टली आपके जो सुख सुविधाएं होती हैं वो मोस्टली हो ही जाती हैं। नगर उन्हीं को बोलते हैं जहाँ पे धीरे धीरे जहाँ सुख सुविधाएं पनपने लगती हैं, उसको गांव से उसको नगर की संज्ञा दे दी जाती है। लेकिन अगर हमारे उद्योग और हमारी सरकारी जो कार्यालय हैं वो अगर हमारे गांव में होंगे तो वो वहाँ के लोगों की समस्या समझ पाएंगे। वो समझ पाएंगे कि लोगों को किस किस तरह की समस्या हो रही है। या तो उनके भाई लोगों की समस्या क्या होती है, गांव के लोगों की पानी का निकास नहीं हो रहा, गांव में बिजली नहीं आ रही, गांव में पीने का पानी नहीं पहुंच रहा, और भी बहुत तरह की समस्याएं हो सकती है। गांव में लोगों के आजकल जैसे हेल्थ को लेके लोगों में ट्रेंड हो रखा है कि हम अपनी हेल्थ को ठीक रखें, तो हमें कोई इस तरह कोई बाग बगीचा नहीं मिल रहा। जबकि नगरों में होते, गाँव में बाग बगीचे देखने को कम मिलते, गाँव में खेत होते हैं। तो इसी तरह इसी बात पर राइटर कहना चाह रहा है कि साक्षरता एवं शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु यह आवश्यक है कि जो हमारे उद्योग धंधे हैं वो और जो हमारे सरकारी कार्यालय हैं वो गाँव की ओर चले, वहां से अगर जब दूसरी बात यह भी है दोस्तों कि इंडिया के बारे में, हमारे देश के बारे में एक बात कही जाती है कि इंडिया की मोस्टली जो पॉपुलेशन जो आपकी जो पॉपुलेशन रहती है वो आपकी गाँव में रहती है। ठीक है, तो अगर हम गाँव का विकास करना शुरू कर दें, अगर हम अपने उद्योग धंधे या हमारे सरकारी कार्यालय अगर हम गाँव में शिफ्ट कर दें, तो गाँव के लोगों को बाहर भटकने की जरूरत नहीं होगी और वो अपने ही जगह पे, अपने ही गांव में, अपनी ही मिट्टी पे वो काम कर पाएंगे। और अगर हमारे गांव खुशहाल हो गए तो हमारा देश खुशहाल हो जाएगा। अगर हमारा देश खुशहाल हो गया तो विश्व की पृष्ठभूमि पर हमारे देश एक अलग छवि से उभरेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आएगा वो आपका सरकारी कार्यालय आएगा। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन डी है। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि क्यों यहाँ कार्यालय लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोशिश कीजिए दोस्तों, आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी अटेम्प्ट करने की। चलो देखते हैं। आज के शिक्षा क्रम में चरित्र गठन का कोई स्थान नहीं है, न ही उसे कोई महत्व दिया जाता है। हमारी संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध बहुत ही सुंदर और सुगम हुआ करता था। इसका कारण यही था कि दोनों का एक दूसरे पर विश्वास हुआ करता था। गुरु शिष्यों को पुत्रवत मानते थे और उन पर स्नेह रखते थे। शिष्य गुरु को पिता तुल्य और विश्वसनीय समझते थे। दोस्तों देखें तो अगर एक फ्लो में अगर हम देखें तो यहाँ एरर नहीं लग रहा हमें भी। अगर हम ध्यान से पढ़ें तो आज के शिक्षा क्रम में चरित्र गठन का कोई स्थान नहीं है। पहले दोस्तों जब हम पढ़ते थे तो एक आपकी बुक आती थी, आप उसको समझेंगे नैतिक शिक्षा के नाम से। आई होप आप दोस्तों आपने भी, बहुत सारे दोस्तों ने पढ़ी होगी कि नैतिक शिक्षा नाम की आपकी एक किताब होती थी जिसमें इंसान को सिखाया जाता था कि आपके नैतिक कर्तव्य क्या हैं इस समाज के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, आपके खुद के प्रति, और समाज का आपका और आपका दायित्व क्या है कि आपको समाज में किस किस तरह के कानूनों के बंधन में रहना है, कौन कौन से काम आपको करने हैं। और उसमें दोस्तों कुछ कहानियाँ दी होती थी और उनके हिसाब से लास्ट में उसकी एक वो निकल के आता था कि भाई इस ये जो कहानी है इसका मोरल क्या है, उस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है। तो दोस्तों यहाँ भी राइटर वही बात कहना चाह रहा है कि आज के शिक्षा क्रम में चरित्र गठन का कोई स्थान नहीं है। पहले हुआ करता था, अब नहीं है, और न ही उसे कोई महत्व दिया जाता है। ठीक है, हमारी संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध बहुत ही सुंदर और सुगम हुआ करता था। सुगम तो आसान होता है ना, कि यहाँ कोई कठिन वाली बात तो हो ही नहीं रही कि भाई कि एक काम कठिन होता था दूसरा सुगम होता था। यहाँ तो परस्पर संबंधों की बात कह रहा है कि संबंध कैसा होता था, बहुत ही सुंदर, और दूसरा क्या हो सकता है, मीठा हो सकता था। गुरु और शिष्यों का जो संबंध है वो कैसा हो सकता है, मीठा हो सकता है, मधुर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, सुगम आपका नहीं आएगा। सुगम होता है किसी भी काम को आसान बनाना, लेकिन यहाँ तो संबंधों की बात कर रहा है, तो संबंध आसान नहीं बनाए जाते। संबंध जो होते हैं मीठे या मधुर बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और तो यही
था कि दोनों का एक दूसरे पर विश्वास हुआ करता था। गुरु शिष्यों को पुत्रवत समझते थे और उन पर स्नेह रखते थे। उसी तरह शिष्य भी गुरु को पिता तुल्य समझते थे और उनको विश्वसनीय समझते थे कि जो शिक्षक ने जो कहा शिष्य उसी बात को मानते थे। तो जो यहाँ जो आपका एरर है दोस्तों, वो आपका सी में है, और जो आपका शब्द है वो आपका सुगम यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ या तो उसकी जगह आपका मीठा आएगा या आपका मधुर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, कोशिश कीजिए। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छांव के नीचे खेलते हैं और सोते हैं, ठीक है, बल्कि फूलों की छांव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज और भी नोट करते चलिए कि यहाँ पर कोमा दिया हुआ आपका, अगर यहाँ पर कोमा दिया हुआ है तो आपका जो वाक्य जो नेक्स्ट आएगा वो योजक शब्द के साथ आएगा। योजक शब्द आपका वो होता है जो आपके दो वाक्यों को जोड़ता है। पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, किसी क्लास में हम पढ़ेंगे योजक शब्दों को भी, कि जैसे आपका इंग्लिश में दिया जाता है कि आपको दो वाक्य दिए जाते हैं और उनको आपको एक किसी शब्द से जोड़कर आपको उन वाक्यों को पूरा करना है, और उसकी उसकी जो थीम है वो भी आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इन वाक्यों को पढ़ेंगे बाद में। यहाँ देखते हैं कि अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, ठीक है, होठ फटे हुए हैं, सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो कटु वाला तत्व है वह उसे जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। एरर दोस्तों नहीं लग रहा। चलो दोबारा ध्यान से देखते हैं, बारीकी से पढ़ते हैं कि जिंदगी के असली मजे, ठीक है, उनके लिए नहीं है, ठीक है, उनके लिए हैं, ठीक है, जो फूलों की छांव के नीचे खेलते हैं और सोते हैं, ठीक है, उनके लिए नहीं है जो फूलों की छांव के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छांव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह उन्हीं के लिए है। अगर फूलों के नीचे किसी को आराम चाहिए तो किनको चाहिए? कि जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, ठीक है, जिनका कंठ सूखा हुआ है। दोस्तों आपको बिल्कुल पता होगा कि रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी होती है, ठीक है, तो उनका कंठ सूखा हुआ है, उनके होठ फटे हुए हैं, सारा बदन पसीने से तर है, ठीक है। पानी में जो कटु वाला तत्व है, कटु तो दोस्तों आपका कड़वा होता है ना, कटु तो आपका कड़वा होता है ना, कि कटु वाला तत्व नहीं, कड़वा तत्व नहीं है, कि पानी में कड़वा तत्व थोड़ी होगा, पानी में कड़वा तत्व नहीं हो सकता, कटु तत्व नहीं हो सकता। तो यहां कौन से वाला तत्व आएगा आपका? वही मीठा या मधुर, या अगर इंसान को इतनी ही पानी की जरूरत है तो दोस्तों अमृत भी तो आ सकता है ना, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की हर एक एक बूंद आपकी अमृत तुल्य होती है। रेगिस्तान में बहुत दूर दूर तक पानी नहीं होता। अगर हम राजस्थान के कुछ एरिया की अगर हम बात करें, कुछ पर्टिकुलर एरिया की, तो वहाँ ऐसा है कि वहाँ की जो महिलाएं हैं वो अपने सिर के ऊपर, आपने फोटोज में भी देखा होगा, कुछ सीनरी में भी देखा होगा, कि वहाँ की महिलाएं 2 से 3 मटके पानी के ऊपर नीचे रखकर वो दूर दूर से पानी लेके आती हैं। तो उनके लिए पानी की हर एक एक बूंद आपकी अमृत तुल्य है। जो आपका यहाँ जो मेन शब्द आएगा दोस्तों, मीठा या मधुर भी नहीं, जो आपका आएगा अमृत ही आएगा, कि पानी में जो अमृत वाला तत्व है वह उसे जानता है, क्योंकि जो दूर रेगिस्तान से आया उसे पता है कि पानी की हर एक एक बूंद बहुत कीमती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन है वो आपका डी आएगा, और जो कटु वाला तत्व है, कटु की जगह दोस्तों यहाँ आपका अमृत आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ अमृत नाम का शब्द मैंने क्यों यूज किया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं। जो समाज अपने व्यक्तिक और सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएंगे, ठीक है। जो बात एक क्षेत्र में ठीक जचेगी वही दूसरी क्षेत्र में अनुचित कहलाएगी, और मनुष्य के लिए अपना कर्तव्य स्थिर करना सरल हो जाएगा, सरल हो जाएगा। चलो दोबारा पढ़ते हैं
कि जो समाज अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान, मतलब कि जो सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी समझता है कि भाई हमारी जॉब लग गई, सिर्फ हमें ऑफिस में सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जाना है कि हमारी तनख्वाह ना कटे, तो उससे समस्या किसे होगी? कहीं ना कहीं समस्या हमें भी होने वाली है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो जो हमें जो काम दिया गया, हमारे ऑफिस का जो काम दिया गया, वो अटका पड़ा रहेगा, और जब ऑफिस का काम नहीं होगा तो ऑफिस में प्रगति नहीं हो पाएगी। अगर मैं एक सिविल इंजीनियर की अगर मैं बात करूं, तो अगर सिविल इंजीनियर अगर कोई भी फाइल आई है, जैसे गवर्नमेंट को कोई रोड बनाना है, हमारी राज्य सरकार है या हमारी केंद्र सरकार है, उसको कोई रोड बनाना है, और उसकी जो फाइलें हैं अगर वो उसके ऑफिस में ही पड़ी हैं, वहीं पर वो वेरिफिकेशन के लिए पड़ी हैं, और जो वहाँ पर आपका जो इंजीनियर है वो सिर्फ ये देख रहा है कि ठीक है ना यार, फाइल पड़ी है, देख लेंगे, धीरे धीरे हो जाएंगी, तो आपका दोस्तों काम नहीं होगा ना। कि अगर वो सिर्फ अपने अपने कर्तव्य को सिर्फ एक प्रतिमान समझेगा कि सिर्फ मैं यहाँ बैठा हूँ यही गवर्नमेंट के लिए बहुत है, नहीं दोस्तों, जिस कुर्सी पर आपको बैठाया गया है, और ये दोस्तों ये बात हमें आने वाले हमारे फ्यूचर में भी सोच के रखनी है कि जितनी मेहनत के बाद गवर्नमेंट ने या हमने खुद को उस चेयर को पाया, उस कुर्सी को पाया है, हमने अपने बैंक के जो टेबल को पाया है, तो दोस्तों हमें उस टेबल पर बैठकर काम ही करना होगा। वो टेबल सिर्फ इसीलिए नहीं है कि लोगों पर हम अपना प्रभुत्व जमाए कि भाई भाई मैं काम नहीं करूंगा। लोगों की आजकल जो धारणा बनी हुई है कि बैंकों के लोग काम नहीं करते, दोस्तों आपको आगे जाकर उसी धारणा को बदलना है। लोग ये समझें, जो लोग आजकल बहुत सारे बैंक ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे बैंक ऐसे हैं कि जहां पर लोगों की छवि ऐसी बनी हुई है कि बैंक के लोग काम नहीं करते हैं। आपको आने वाले समय में आपको उसी छवि को बदलना है। ठीक है दोस्तों, सॉरी मैं बहुत ज़्यादा भूल गया। अब देखते हैं कि वाक्य को पढ़ते हैं कि जो समाज अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर इंसान काम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ जब काम नहीं होगा तो ऊपर से जब दाब पड़ेगी, जब हमारे सीनियर्स हमें बोलेंगे कि ये काम नहीं हुआ तो हमें परेशानी होगी। अब वहाँ हमें ऐसा भी करना पड़ सकता है कि हमें समय से ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम में भी हमें काम करना पड़ सकता है। ठीक है, एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएंगे, ठीक है, जायज सी बात है। वही बात आ गई ना कि जो हमारा विभाग और हमारा जो सीनियर वाला विभाग होगा वो हमें बोलेगा कि आपके विभाग ने ये वाला कार्य नहीं किया है। ठीक है, जो बात एक क्षेत्र में ठीक जचेगी वहां तो हमें तो लगेगा कि भाई हम ठीक हैं, हमारे पास अगर एक लोन की फाइल आई है तो हम उसे 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। लेकिन हमारे सीनियर्स के लिए तो वो बात गलत है ना, कि हमें जो भी हमें लोन पास करना है उसकी प्री सैंक्शन जो हमें रिपोर्ट लगानी थी, अगर हमने वहां पे जाकर इंस्पेक्शन नहीं किया तो हम प्री सैंक्शन रिपोर्ट बनाएंगे कैसे? ठीक है दोस्तों, तो अगर हम रिपोर्ट ही नहीं बनाएंगे तो सीनियर हमसे पूछेंगे, दूसरे विभाग वाले हमसे पूछेंगे, वो हमें तो वो ठीक लगेगी कि सर हमें ठीक है, मैं कल इस काम में बिजी था, मैं नहीं जा पाया, लेकिन सीनियर्स के हिसाब से, दूसरे क्षेत्र के हिसाब से वो अनुचित कहलाएगी। सीनियर्स हमें बोलेंगे ही बोलेंगे कि भाई आपको ये काम जब दिया गया था तो ये आपने कार्य क्यों नहीं किया। और मनुष्य के लिए अपना कर्तव्य स्थिर करना, कि अपने काम को कंटिन्यू रखना, क्या हो जाएगा? क्या सरल हो जाएगा? नहीं दोस्तों, सरल नहीं होगा। ऐसे समय में जब आपको आपके सीनियर्स का दबाव भी होगा, आपके ऊपर प्रेशर होगा कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, क्या वो काम सरल हो पाएगा? नहीं होगा दोस्तों, तो वो काम सरल नहीं होगा। जो यहाँ आपका जो एरर आएगा वो आपका एरर ई में आएगा। क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा यार, गाइस मुश्किल हो जाएगा। आपको जो पुराने वाली फाइल है आपको वो भी कंप्लीट करनी है, और न्यू वाली फाइल भी आपके सामने आके रख दी गई है कि भाई ये कुछ फाइल और आई हैं लोन सैंक्शन की या किसी भी तरह की, आप नहीं कर पाओगे ना। राइटर सिर्फ यहाँ वही बात कहना चाह रहा है कि जब ऐसी चीजें आएंगी, जब आपके ऊपर प्रेशर आएगा, आपके ऊपर दबाव आएगा, आप जब अपनी तरफ से अगर कुछ गलतियां करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर प्रेशर आएगा, आपको काम देने को बोला जाएगा कि भाई आपको काम करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कोशिश कीजिए अटेम्प्ट करने की, बाद में देखते हैं साथ मिलकर। चलो देखते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः एकाएक सहोपकारिता द्वारा ही उसका जीवन यापन संभव है। उसके लिए व्यक्ति में ऐसे गुणों का होना आवश्यक है जिनके द्वारा वह समाज में शांतिपूर्ण रहते हुए देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। काम, क्रोध, लोभ, संताप, निर्दयता एवं ईर्ष्या जैसे अवगुण मनुष्य के सामाजिक जीवन में अशांति उत्पन्न करते हैं।
एरर दोस्तों यहाँ आपका एक बार पढ़ने से तो नहीं लग रहा, चलो दोबारा देखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः एकाएक सहोपकारिता, एकाएक, एकाएक तो वो अकेलेपन को बोलते हैं ना, कि अकेला इंसान का अकेला कोई काम करना, यही बात है ना। लेकिन यहां तो सामाजिक की बात हो रही है ना, समाज की बात हो रही है, तो यहां एकाएक तो आपका नहीं आएगा, एकाएक तो नहीं आएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः खालिस्तान सहोपकारिता द्वारा ही उसका जीवन यापन संभव है। दोस्तों गलती तो आपकी यहां है, ये तो हमें पता लग गया, लेकिन इसकी जगह वर्ड क्या आएगा? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः खालिस्तान सहोपकारिता द्वारा ही उसका जीवन यापन संभव है। इसके लिए व्यक्ति में ऐसे गुणों का होना आवश्यक है जिसके द्वारा वह समाज में शांतिपूर्ण रहते हुए देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, संताप, निर्दयता एवं ईर्ष्या जैसे अवगुण मनुष्य के सामाजिक जीवन में अशांति उत्पन्न करते हैं। दोस्तों मिस्टेक तो हमें यहाँ पता चल गई कि जो आपकी गलती है वो आपकी ए में है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? दोस्तों आप इसको, आपके मन में जो भी यहाँ पर जो वर्ड आना चाहिए आप उसको मुझे कमेंट कॉलम में करके बताना कि यहाँ पर कौन कौन सा शब्द आ सकता है आंसर से, नहीं तो बाद में हम देखेंगे। दोस्तों मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए, आप मुझे कमेंट कॉलम में बताइए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, बस हमें यहाँ पर एरर का पता चल गया कि हमें यहाँ पर ए में एरर दिया गया है, और एग्जामिनर आपसे अभी तक तो ऐसा नहीं पूछा गया है कि भाई आपको एरर को सही करके बताना है कि एरर क्या आएगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ एरर आएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे शब्द ऐसा कुछ मेरे दिमाग में आ नहीं रहा कि ऐसा शब्द यहाँ पर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, कोशिश कीजिए अटेम्प्ट करने की। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं। बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि सच्चाई यही है कि सार्वजनिक ही नहीं निजी क्षेत्र के उद्यमों की सहायता से भी हर एक व्यक्ति को रोजगार देना किसी भी देश की सरकार के लिए संभव नहीं है। ओके, बेरोजगारी की समस्या का समाधान तभी संभव है जब व्यवहारिक एवं व्यावसायिक रोजगारोन्मुखी शिक्षा का पर ध्यान हटाकर लोगों को स्वरोजगार अर्थात निजी उद्यम एवं व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया जाए। दोस्तों क्या एरर हो सकता है? देखिए दोबारा से पढ़िए कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चाई यही है कि सार्वजनिक ही नहीं निजी क्षेत्र के उद्यमों की सहायता से भी हर व्यक्ति को रोजगार देना किसी भी देश की सरकार के लिए संभव नहीं है। दोस्तों जायज बात है कि सरकार हर एक इंसान को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती या हर एक इंसान को प्राइवेट नौकरी नहीं दे सकती। कुछ लोगों को ऐसा भी करना पड़ेगा कि उनको अपना खुद का काम भी शुरू करना पड़ेगा, और ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है जो सरकार को मान लेनी चाहिए कि हाँ उसके पास में इतनी जगह नहीं है कि वो हर एक इंसान को सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार दे सके, ठीक है। और अगर हम डी पे चलते हैं कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान तभी संभव है जब व्यवहारिक और व्यावसायिक रोजगारमुखी शिक्षा पर ध्यान हटाकर, शिक्षा पर ध्यान हटाकर थोड़ी आएगा, लोगों को स्वरोजगार और निजी उद्यम एवं व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया जाए, कि लोगों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिसके थ्रू लोग या तो मतलब अपना खुद का कुछ भी काम शुरू कर सकें। जैसे गवर्नमेंट की दोस्तों आपने योजना सुनी होगी PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कि उसमें क्या किया जाता है कि लोगों को तैयार किया जाता है, लोगों को स्किल प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जैसे दोस्तों आपकी माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, और भी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां, आपने करंट अफेयर्स में पढ़ाई होगा कि भाई इन कंपनियों ने सरकार के साथ मिलकर ये वाली योजना आरंभ की है कि इसमें लोगों को, इतने लोगों को ट्रेन किया जाएगा, महिलाओं को ट्रेन किया जाएगा, बच्चों को ट्रेन किया जाएगा, जो किशोरी हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, जो आपके जो लघु उद्योग हैं उनको शुरू किया जाएगा, जो आपके उसको क्या बोलते हैं, जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनको तैयार किया जाएगा।
तो ये सब कैसे तैयार होंगे? लोगों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर ध्यान लगाकर, उस शिक्षा पर ध्यान लगाकर, हटाकर नहीं, लगाकर आएगा। तो दोस्तों यहाँ जो आपका ऑप्शन, जो मिस्टेक जो आपकी आ रही है वो आपकी ई में आ रही है। नेक्स्ट को देखते हैं। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि वैश्वीकरण क्या होना, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? कि एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार होना, वैश्वीकरण, हमारी चीजों का वैश्वीकरण होना, फैलाव होना, दूसरे देशों तक अपनी चीज को लेके जाना। वैश्वीकरण ने पूरे विश्व को आर्थिक सुधार का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है। दोस्तों आर्थिक सुधार कैसे होंगे वैश्वीकरण के थ्रू? अगर हम देखें तो जैसे हमारे यहाँ कुछ भी प्रोडक्ट बनता है और विदेशों में भी कुछ प्रोडक्ट बनता है, लेकिन वो एक सीमित जगह में। अगर हमारे यहाँ कुछ भी ऐसी चीज़ है जैसे मसाले हैं या कुछ भी है कि जो भारत में बहुत ज़्यादा होता है, उन देशों में बहुत कम होता है। अलग देशों में, जो भी आपके खाड़ी के देश या कोई भी देश मान लीजिए, उन देशों में आपका जब मसालों का उत्पादन थोड़ा है तो उनकी जो आपूर्ति है वो नहीं हो पाएगी, कि जिसकी वजह से वहाँ पर उस मसालों को लेकर संकट आ जाएगा कि भाई लोगों को जब चीज़ें नहीं मिलेंगी, जायज़ सी बात है कि खाने का संकट आ जाएगा। अगर हम गेहूं की बात करें, चावल की बात करें, गन्ने की बात करें, तो हमारे एरिया में, हमारा चाइना, ब्राज़ील, इन सब जगह बहुत सारी चीज़ें आपकी पैदा की जाती हैं। तो जब हमारी चीज़ें यहाँ से बाहर जाएंगी, वहाँ की चीज़ें हमारे पास आएंगी। जैसे दोस्तों हमें पेट्रोल मंगाना पड़ता है, डीजल मंगाना पड़ता है, गैस मंगवानी पड़ती है, हमारे पास जो स्रोत है वो बहुत कम है। तो जब इन चीज़ों का वैश्वीकरण होगा धीरे धीरे, तो हम एक दूसरे देशों से हम चीज़ों का आदान प्रदान कर पाएंगे और इससे हमारा आर्थिक सुधार होगा। हम यहाँ से कोई चीज़ बाहर भेजेंगे तो हमें हमारी कमाई होगी, और जब हम बाहर से कुछ चीज़ें जब चीज़ें खरीदेंगे तो बाहर वाले देशों की कमाई होगी। तो इसी तरह आर्थिक सुधार इसी तरह आएगा। भले ही इससे कुछ नुकसान हुआ हो, किंतु किसी भी देश का अन्य देशों के सहयोग के बिना अकेले प्रगति पथ पर अग्रसर रहना लगभग असंभव है। जाहिर सी बात है कि हर एक देश के पास में सब चीज़ें नहीं हैं, उसको एक दूसरे देशों पर डिपेंड रहना ही पड़ेगा। और आज भी हम निर्भर हैं, जैसे हम पेट्रोल के लिए खाड़ी के देशों पर निर्भर हैं। स्टील तो चलो हमारे यहाँ बहुत होता है, गेहूं भी हमारे यहाँ बहुत होता है, चावल भी हमारे यहाँ होता है। कभी कभार ऐसी समस्या आ जाती है कि जैसे पिछले कुछ सालों में हुआ था कि हमें प्याज भी बाहर से मंगाना पड़ गया था। हमें कई बार ऐसी समस्या भी आ जाती है कि हमें गेहूं भी बाहर से मंगवाना पड़ता है। हमारे अगर हम देखें तो हमारे जो डिफेंस के जो भी हथियार से हमें वो बहुत सारे, चलो अभी तो यहाँ बनने लगे, लेकिन उससे पहले तो हम बाहर के देशों पर ही निर्भर थे। राफेल आया, हमने फ्रांस से मंगवाया। चिनूक हेलीकॉप्टर मंगवाया, हमने अमेरिका से मंगवाया। रूस से हमने मिसाइलें ली हैं, S-400 ली हैं। तो दोस्तों हम अपने ऊपर, या हम अकेले अपने ऊपर निर्भर नहीं है, हमें बाहर के देशों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। अगर हमें प्रगति के पथ पर लगातार बढ़ना है तो हमें बाहर के देशों के सहयोग के बिना हम कार्य नहीं कर सकते। ठीक है। अतः राष्ट्रीयता की भावना का सम्मान करते हुए कि हम बिल्कुल ये माने कि भाई हमारा देश भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी मिट्टी, हमारी भूमि, हमारा देश, हमारा झंडा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यदि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करते हुए भी यदि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सौहार्द की भावना को बढ़ावा दिया जाए, कि हम अंतर्राष्ट्रीय एक दूसरे का सहयोग करें एक दूसरे के देशों में चीज़ पहुंचाने के लिए। जैसे हमने कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में वहाँ पर तालिबान के होते हुए भी, जब हमारे आपने जो न्यूज़ पढ़ी होगी, अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो वहाँ आपने पढ़ा होगा कि वहाँ से हमारे जो सिख कम्युनिटी के जो भाई हैं वो वहाँ से आए थे, भारत में आए थे। वो अपने साथ में गुरु ग्रंथ साहिब भी लेके आए थे। वो चीज़ें बहुत वायरल हुई थी। और वहाँ पे हमने क्या किया था कि जब वो प्लेन खाली गया था तो हमने यहाँ से दवाइयाँ, कुछ इंजेक्शन, कुछ खाने पीने की सामग्री भेजी थी। तो वो थी आपकी सौहार्द की भावना, कि हम अपने दिल से, हम अपने खुद के मन से भेज रहे हैं। उन्होंने मांग नहीं की, बस हमें ये महसूस हुआ कि वहाँ पर लोगों को खाने की कमी हो रही है, और हमने सौहार्द की भावना दिखाते हुए हमने वहाँ पर दवाइयाँ वगैरह भेजी थी। कि सौहार्द की भावना को बढ़ावा दिया जाए तो इससे निसंदेह विकासशील ही नहीं, विकसित देशों को भी लाभ होगा। कि विकासशील देशों को तो लाभ होगा ही होगा। हमारा देश है जो विकासशील है, कि हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ, देशों के साथ में अपने संबंध सुधार रहे हैं। हम अपने जो हमारे जो परस्पर संबंध है उनमें बहुत सारा बदलाव पिछले कुछ सालों में आया है। और लगातार हम जो हमारी जो विदेश नीति, हम उसको बहुत ही सुगम करते जा रहे हैं। सुगम दोस्तों देखो, सुगम वर्ड आपका यहाँ आएगा, वहाँ आपका सुगम वर्ड नहीं आना। सुगम वर्ड आपका यहाँ आएगा कि हम उसको धीरे धीरे आसान करते जा रहे हैं। कि अगर हमें कुछ देशों से अगर कल को कुछ जरूरत पड़े तो हम आसानी से उन देशों से बात करके, वहाँ की एम्बेसी से बात करके
या फिर वहाँ के जो भी विदेश मंत्री हैं उनसे बात करके हम किसी भी काम को करा सकते हैं। ठीक है, तो आपका एरर कहाँ आएगा? आपका एरर अभी तक तो हमने एरर तो ढूंढा ही नहीं है। चलो दोबारा देखते हैं कि वैश्वीकरण ने पूरे विश्व को आर्थिक सुधार का एक सुनहरा अवसर दिया है, भले ही इससे कुछ नुकसान हुआ हो। नुकसान हुआ हो, वैश्वीकरण से क्या नुकसान होगा? यह नुकसान की कुछ संभावना हो सकती है, नुकसान की संभावना ही तो हो सकती है ना। आगे देखते हैं कि किंतु किसी भी देश का अन्य देशों के सहयोग के बिना प्रगति के पथ पर रहना लगभग असंभव। देखा यहां पर, देखो यहां पर बात कर रहा है वो पॉसिबिलिटी की, कि नुकसान संभव है, कि ऐसा हो सकता है कि इससे नुकसान, भले ही नुकसान हो, किंतु किंतु हम अकेले अपने आप पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें दूसरे देशों पे कहीं ना किसी माध्यम के थ्रू हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ जो आपका एरर आएगा वो आपका एरर आपका बी में आएगा, ऑप्शन बी में आएगा, कि यहाँ हुआ नहीं आएगा, यहाँ पर आपका आ सकता है संभवत। कि ऐसी संभावना है कि भले ही इससे कुछ नुकसान संभव हो, किंतु किसी भी देश का अन्य देशों के सहयोग के बिना अकेले प्रगति के पथ पर अग्रसर रहना लगभग असंभव है। तो यहाँ पर जो आपकी जो संभवता की बात की जा रही है कि ऐसा भी, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उससे कुछ नुकसान हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट और आपका लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए दोस्तों। आई होप आपने कोशिश की होगी अटेम्प्ट करने की। चलो देखते हैं। अस्तित्ववादी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। अस्तित्ववादी कौन से होते हैं? जो सिर्फ रियलिटी को ही मानते हैं कि जो मेरे सामने है वही सत्य है। बहुत सारे लोग हमारे संसार में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो ईश्वर के सिर्फ रियल स्वरूप को मानते हैं, कि भाई अगर ईश्वर मुझे दिखाई दिया तो ही ईश्वर है, नहीं तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। ठीक है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ हम राइटर के कथन को पढ़ते हैं कि अस्तित्ववादी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, वे स्पष्ट घोषणा करते हैं कि ईश्वर तो मर गया। ओके, ईश्वर के नाम पर लगाए गए विधि निषेधों की वे अवहेलना करते हैं और इसलिए परंपरागत आस्थाओं, नैतिक नियमों, जीवन विश्वासों के घोर विरोधी हैं। ये व्यक्तिक स्वच्छंदता, उपभोग की स्वतंत्रता, उन्मुक्त भोग, नास्तिकता, असामाजिकता और आचार विरोध के पक्षधर हैं। दोस्तों यहाँ आपका एरर ढूंढने की कोशिश कीजिए कि यहाँ आपका एरर क्या आ रहा है। शब्द तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा, तो क्या आपका यहाँ कोई वर्तनी शुद्धि हो सकती है क्या? अस्तित्ववादी, ये भी ठीक है आपका। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, ठीक है। वे स्पष्ट घोषणा करते हैं कि ईश्वर तो मर गया। ईश्वर के नाम पर लगाए गए विधि निषेधों की अवहेलना या अवहेलना 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 या अवहेलना अवहेलना करते हैं या अवहेलना। दोस्तों बोलकर भी देखिए इस शब्द को, अवहेलना, उसका विरोध करते हैं, वो अवहेलना करते हैं। इसलिए परंपरागत आस्थाओं, नैतिक नियमों, जीवन विश्वासों के घोर विरोधी हैं। ये व्यक्तिक स्वच्छंदता, कि इंसान को अपनी इच्छा से कोई काम करने देना नहीं चाहते। उपभोग की स्वतंत्रता, कोई भी चीज़ों को यूज करने नहीं देना चाहते, या चाहते हैं तो कि सिर्फ वही जो हमने जो चीज़ें डिसाइड की हैं कि हम वही करें बस। उन्मुक्त भोग, नास्तिकता, ईश्वर में विश्वास ना रखना, असामाजिकता, कि हम समाज से कटे रहें, हम सिर्फ हम अपने रूल बनाएं और उसी के आधार पर हम आगे कार्य करें। आचार विरोध, जो आचार विचार के नियम है, लोगों से जो बातचीत करने के जो नियम है उसके विरोध में है वो, कि मैं अपने हिसाब से लोगों से बात करूंगा, मुझे समाज के हिसाब से, समाज के अंदर रहकर चलने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो वह उसके पक्षधर है। तो यहाँ जो दोस्तों आपका जो एरर जो आपका आया वो आपका एरर बी में आया। आई होप दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ये दोस्तों ये आपके आंसर हैं, आप मैच कर लीजिएगा कि हमने कहाँ कहाँ मिस्टेक की थी। ठीक है, तो दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
अगर आपको अगर कुछ अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि हाँ आज की क्लास बहुत अच्छी थी, तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपका मन है तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको ऐसी ही वीडियो आपको और भी मिलनी चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको नॉलेज मिलनी चाहिए, वो आपको मिल ही रही है। ठीक है दोस्तों, ख़त्म करते हैं आज की क्लास। और नेक्स्ट क्लास दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मुझे कंटेंट खुद ही तैयार करना होता है, मैं जल्दी जल्दी से वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। मुझे कंटेंट तैयार करना होता है, फिर मुझे पीडीएफ फाइल बनानी होती है, स्लाइड बनानी होती है, तो दोस्तों उस वजह से मुझे टाइम लग जाता है। आगे मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी वीडियो बना सकूँ, वीडियो अपलोड कर सकूँ, क्योंकि हमारा जून में नोटिफिकेशन आ ही जाएगा हमारा आरआरबी का, और इस बार तो हमें जॉब चाहिए ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी पॉजिटिव कोट्स के साथ में कि हमें नौकरी चाहिए ही चाहिए। हमें मार्क्स से मतलब नहीं है कि भाई 80 पे कट ऑफ जाती है हमें 100 चाहिए, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब है फाइनल सिलेक्शन से। जब हम अपना स्कोर कार्ड देखें तो वहाँ वो शब्द लिखा है, वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स लिखे हैं कि जिनके लिए हम इतने समय से, इतने टाइम से हम मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को झोंक दे रहे हैं कि वी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट। वो सिर्फ हमें वो लाइन चाहिए अपने स्कोर कार्ड में, या जो हमारा जो सिलेक्शन, जो हमारी जो रिपोर्ट आएगी सिलेक्शन की, उसमें क्या चाहिए, हमें वो शब्द चाहिए कि वी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट। ठीक है दोस्तों, ख़त्म करते हैं आज की क्लास। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।